Welcome to the new episode of the master class on ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स। अभी तक हमने पिछले एपिसोड्स में ये देखा पहले ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद में ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे होती है और फिर एग्ज़ामिनेशन इन चीफ कैसे कंडक्ट किया जाता है। अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ऑफ एनी ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन, उसके बारे में बात करेंगे, विच इज़ द क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच विल डिसाइड कि आप ये राउंड जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो। ट्रायल एडवोकेसीज में क्रॉस एग्जामिनेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है और ऐसा आस्पेक्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज़ किए जा सकते हैं। नाउ cross examination is an art and it is not possible to teach anyone that art. It's not science कि there are fixed formulas, आपको किसी ने वो formulas बता दिए और आप उनको पढ़ करके जाके वही अप्लाई कर दो। It is an art that you need to develop और ये डेवलप होगा प्रैक्टिस से, ज़्यादा थिंकिंग से। बट इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख करके एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे से क्रॉस एग्जामिन करो, और क्या वो बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त में। सबसे पहली चीज़, नो द फैक्ट शीट। यू शुड नो the entire fact sheet, each and every piece of evidence present, each and every date, timings, incident, when have what happened when, each and everything in detail। और यह आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। आपको इसके लिए पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि यार ये चीज़ में यहाँ पे यही लिखा है, इस चीज़ की कलर यही है, ये चीज़ की डेट यही है, इस चीज़ की टाइमिंग यही है। और नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो ये होती है कि आप बहुत ध्यान से सुने। जब भी किसी विटनेस को एग्जामिन इन चीफ किया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रादर दैन थिंकिंग कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, आप ये सुने कि वो विटनेस बोल क्या रहा है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग यूजुअली करते हैं वो ये होती है कि दे गो बाय सम फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन। नहीं, वो फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके कभी काम नहीं आने वाले हैं। आपको उस मोमेंट पे प्रेजेंट रहना है, आपको उस मोमेंट पे सुनना है कि वो विटनेस बोल क्या रहा है, क्योंकि वो जो बोल रहा है आप उसी से क्रॉस कर पाओगे, आपको वहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट, यू नीड टू प्लान योर क्वेश्चंस। अब आपको ऑन दी स्पॉट वो प्लानिंग करनी है कि कैसे और क्या वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, उस विटनेस ने हो सकता है 10 चीज़ें बोली हों। Now all those 10 things are not very much important to your case or they are not harming your case, पर वो 10 चीज़ों में से सिर्फ 2 या 3 ऐसी चीज़ें होंगी which will harm your case, which can affect your client or the side that you are representing। तो आपको वही 2-3 चीज़ों पे उसको क्रॉस करना है। आपको नहीं ज़रूरत है वो बाकी चीज़ें जो आपकी केस को डायरेक्टली हार्म नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली हार्म नहीं कर रही हैं, उन पे चीज़ें, उन पे क्वेश्चंस पूछने के लिए। फर्दर यू नीड टू सी इन एडवांस। फॉर एन एग्जाम्पल कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी विटनेस नंबर 1 ने कुछ बोला हो, आपको हो सकता उस चीज़ का ज़्यादा रेलेवेंस ना हो, पर क्या पता वो चीज़ जो अपोजिट साइड है वो उस स्टेटमेंट को अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में यूज़ करे, या फिर उस विटनेस का स्टेटमेंट वो दूसरे विटनेस के स्टेटमेंट से किसी तरीके से रिलेट करके कुछ उसको डेवलप कर दे फ्यूचर में। तो ये ज़रूरी है कि आप उसी वक्त उसको स्टेटमेंट को ख़त्म करें। लाइक आई विल गिव यू an example. When I was participating in the Surana trial advocacy in the finals in 2018, so there were evidences in which it can be seen that the accused was holding the girl, was holding a knife on the neck of the girl, and the knife was in the right hand of the accused. Now they came in examination in chief, they asked the accused that what is your natural hand. He said, I'm a lefty. Now at first they will feel, how this is relevant, but because I knew the fact sheet in very much detail, I knew that
the hand in which the knife can be seen in the evidence is the right hand and not the left hand, and so they can use it in the closing statement. I cross-examined him and proved that no, he is a righty and actually he has lied in his statement in examination in chief. So this is how you need to go ahead. Further, the witness should never know what is your next question. The witness should never know it. So usually what works for me is I take a set of 3 questions at a time. So for every point that I want to be disregarded from the examination in chief statement, for each and every point I have 3 set of questions. First question would be very common, very simple, so that the witness feels relaxed. He feels that okay, this, I don't think it matters much, it won't help, so he will answer without the application of mind. The second question has to be somewhere related to it. Again, the witness should not feel that it is going to hamper his statement or hamper his case, and then the third statement should be directly related to the answers given in first and the second statement and should directly hit on the point. That's how you do it. Like, suppose the witness, one of the witnesses, the accused came and he says that, you know what, I saw one person entering the gate midnight around 2 a.m. in the midnight. Great, I need to cross-examine him because that might affect my case. So the first question would be, okay, at what time do you usually sleep? Right, so again, so at what time do you usually sleep? It is a very common question. He would not imagine that, okay, what I have stated before, or he will go by what do usually people do. So he will say maybe 11 or 12. No one will say that usually I sleep at 2. Then next, okay, so did you hear any voices in the night? Again, he will, no, I did not. And then you come to the third question. Okay, so how you were able to see that person at 2 a.m.? Why? How were you present at that spot? Right? So this is the way you need to plan your cross-examination. And the last thing, you need to intimate the witness. Witness को डर लगना चाहिए. That witness should be afraid of you. There should be that sense of fear. Obviously, you should not shout on him unnecessarily. That's never ever appreciated. But that fear should come from your appearance. That fear should come from the way you are walking, the way you are going near him. So what I usually prefer is that I go and stand straight in front of the witness. I do not stand at the place where the speakers stand and give their speeches. That's not going to work. You need to go right in front of the witness box, and you need to stand and you need to ask the witness to look directly into your eyes and answer. That, and further, you should not give him time to explain his answers. Usually what witnesses do is that they go with, if it's a yes no question, they go with yes but so and so. No, you don't need to give him time. Yes, that's it. Stop them there itself. That's how you need to cross-examine. So I think that would be it in this video. I hope you were able to understand a bit about how to plan the cross-examination. I hope it was helpful for you. If you like the video, please do like it, subscribe to the channel, and also do comment and let us know if you have any doubts. And also please feel free to approach us in case of any mentorship that you want for any mood. The email ID for the same is present in the description. Thank you so much. See you in the next video.